जी नमस्ते, सबको राधे राधे। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय तीसरा बहुपद और बहुपद में हम आज प्रश्नावली है 3.4 जिसका तीसरा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 कितना होना चाहिए, वर्गों का योग 290 होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या दे रखी, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, उनका वर्ग करेंगे और वर्गों का योग करने पर हमारे पास में योग कितना आ जाना चाहिए, 290 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है कि यहाँ अपने पास में एक समीकरण बनी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्नानुसार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो मानना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर है x। भाई अपने को कोई चीज मालूम नहीं है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मानना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। लेकिन वापस दूसरा क्या है कि क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x+2, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आती है। जैसे एक के बाद में अगली कौन सी आएगी, 3 आएगी, फिर 3 के बाद कौन सी आ रही, 5 आ रही है। इसी तरह से जैसे 11 के बाद में वापस कौन सी आ रही, 13 के बाद में 15। तो ये क्या हो गई, क्रमागत हो गई। यानी कहने का मतलब ये जो क्रम से आती है, क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत, लेकिन होनी चाहिए कैसी, विषम होनी चाहिए। विषम यानी कि जिसमें अपने को ध्यान में जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम कहलाती है। तो होना चाहिए विषम, लेकिन क्रमागत होना चाहिए। तो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x+2 हो गया। जैसे एक के बाद 3 है, तो एक में अपन ने 2 जोड़ा, 2 जोड़ते अपने पास क्या हो गए, 3 हो गए। फिर 3 में 2 जोड़ते, तो 3 में 2 जोड़ते क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास में माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x हो गया। लेकिन क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्नानुसार शर्त क्या रही, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक तो अपने को मालूम हो गई, 2 संख्याएं अपने पास में आ गई। लेकिन वापस शर्त क्या कह रहा है कि जैसे वर्गों का योग बराबर, तो उनका अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। हमारे पास में 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक तो आ गई, लेकिन अपने को शर्त के अनुसार वापस क्या करना, उनके वर्गों का योग करना। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार जैसे पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, x है, तो यहाँ करेंगे x का वर्ग। फिर उसके बाद में दूसरा धनात्मक लेकिन क्रमागत, तो क्रमागत दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x+2, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x+2 का वर्ग करेंगे। लेकिन इन दोनों वर्गों का क्या करेंगे, योग करेंगे। इसलिए इनके बीच में यहाँ क्या करना, अपने को प्लस लगा देना। ठीक है, लेकिन बराबर होना कितना चाहिए, 290 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अपन ने क्या किया, x का भी वर्ग कर दिया प्लस x+2 का भी वर्ग कर दिया, और बराबर कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। अब x का वर्ग करेंगे, यानी x को अपन वापस x से गुणा करेंगे। तो x को x से गुणा करने पर क्या हो गया, x² प्लस की जगह ये प्लस हो गया। वापस यहाँ क्या करेंगे, अपन x+2 को x+2 से गुणा करेंगे। देखो आप इधर, यानी x+2 को x+2 से गुणा करें। x को पहले x से गुणा किया, x², फिर उसके बाद में x को +2 से गुणा किया, प्लस के 2x, वापस +2 को x से गुणा किया, प्लस के 2x, और +2 को वापस +2 से गुणा किया तो प्लस के 4। अब हम क्या करेंगे, इसकी जोड़ करेंगे। तो x² तो ऐसे कैसे, +2x में +2x जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो गया आपके, प्लस के 4x, और ये +4 ऐसे कैसे। ठीक है, यानी कुल मिला के क्या है कि x+2 को x+2 से गुणा करें तो अपने पास क्या है, x² + 4x + 4, ये गुणा करने पर। तो हम क्या करेंगे, x+2 के वर्ग के नीचे अपन वापस क्या करेंगे, x² + 4x + 4, यानी x का वर्ग किया तो x² प्लस की जगह प्लस, और x+2 को वापस x+2 से गुणा किया तो क्या है, x² + 4x + 4 बराबर 290 ऐसे कैसे। अब आप देखो यहाँ पर x² और x², लेकिन दोनों प्लस में, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। तो x² में x² जुड़ी, तो यहाँ क्या हो गया, 2x², उसके बाद +4x ऐसे कैसे, +4 ये भी ऐसे कैसे, बराबर 290 ये भी ऐसे कैसे। अब आप देखो इसके अंदर 2x² ये तो ऐसे कैसे, +4x ये भी ऐसे कैसे, +4 ये भी ऐसे कैसे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये 290 को पक्षांतर कर रहे हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो अभी क्या है कि ये 290 प्लस में है, लेकिन जैसे प्लस पक्षांतर करते हैं अपन, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस के 290 हो जाएगी।
ठीक है, तो 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप 2x² ये तो ऐसे कैसे प्लस के 4x ये भी ऐसे कैसे, लेकिन यहाँ अपने पास में क्या है, दोनों संख्या को देखो आप, एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में आ रही है। अलग अलग चिन्ह होने की वजह से यहाँ क्या करेंगे अपन, बाकी करेंगे। तो माइनस के 290 में से हम प्लस के 4 निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस के 286 बच गया। ठीक है ना, माइनस की बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह लगाना। तो अपन ने 290 में से 4 की बाकी निकाल दी, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस के 286 बच गए। तो इस तरह से हमारे पास में 2x² प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। ये इस तरह से हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बन गए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या अपने पास में कॉमन निकलती है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 2x² प्लस 4x माइनस 286 में से अपन क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। यानी 2 का भाग क्या है कि तीनों संख्या में चला जाता है, इसलिए कॉमन क्या हो गए अपने पास में 2 हो गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को बाहर निकाल दें। अब आप देखो 2x² में 2 का भाग लगा रहे हैं, दो बाहर निकल गए ना, तो 2x² में से अगर अपन 2 बाहर निकाल दें तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, x² बच गया। ठीक है ना, 2x² प्लस 4x माइनस 286 में से अपन ने क्या किया, ये 2 को बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाला ना। अब आप देखो यहाँ पर 2x² और 2x² में से 2 बाहर निकल गई, तो अब आपके पास यहाँ क्या बचा, x² बचा। x² बचा, इसको अपन क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस वापस क्या करेंगे अपन, ये 2 का भाग हम प्लस 4x में लगा रहे हैं, तो 4 के अंदर बार लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। तो यहाँ क्या जाएगा आपके प्लस का 2x आ जाएगा। यानी अपन ने क्या किया, 4x में 2 का भाग लगाया, तो हमारे पास में क्या आ गया, प्लस के 2x यहाँ आ गए। फिर उसके बाद माइनस की जगह माइनस, वापस 2 का भाग अपन 286 में देंगे, तो यहाँ कितना जाएगा आपके, माइनस 143 और बराबर 0, ये ऐसे कैसे। ठीक है, यानी 2 का भाग अपन क्या कर रहे हैं, 2 का भाग अपन यहाँ माइनस 286 में दे रहे हैं, तो अपने पास में यहाँ क्या बचा, माइनस का 143 बचा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में कोष्टक में क्या बच गया, x² प्लस 2x माइनस 143 और बराबर 0। अब आप देखो यहाँ पर कॉमन निकाला 2, लेकिन 2 के बराबर में यहाँ 0 है, तो कहने का मतलब ये इस 2 से अब अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 2 का मान अब अपने क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अपने को यहाँ द्विघात समीकरण जो बच रही है इसको देखना है। तो द्विघात समीकरण क्या बच रही है, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अपने को अब यहाँ इसको ध्यान से देखना है। अब इसको देखने पर अपने पास में प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे, तो 143 को अपन 1 से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर तो अपने पास कितना आ गया, 143 आ गया। लेकिन यहाँ अपने पास में क्या रहा, घटाना, तो घटाने पर अपने पास में आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो घटाने पर अपने पास में 2 यहाँ लिखना। ठीक है, यानी गुणा करने पर तो 143 और घटाने पर 2 आना चाहिए, यानी इस बीच वाली के 2 टुकड़े ऐसे करने कि गुणा करे तो अपने पास में 143 भी हो जाए और घटावे तो 2 भी आ जाए। ठीक है ना, बीच वाली के 2 टुकड़े चाहिए। तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे 143 इसकी अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो 11 का भाग अपन 143 में दे रहे, तो कितनी बार गया, 13 बार। फिर 13 में 13 का भाग गया तो 1 बार। इस तरह से हमारे पास में 2 टुकड़े हो गए, एक तो 13 हो गया और एक 11 हो गया। अब 13 में से अगर 11 घटाते तो 2 भी आ जाता है, और 13 और 11 को गुणा करते हैं तो 143 भी आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में 2 टुकड़े क्या हो गए, एक तो 13 हो गया और एक 11 हो गया। तो हम क्या करेंगे, वापस प्रथम पद यानी x² तो ऐसे कैसे लिखना, उसके बाद यहाँ अपने पास में घटाने का चिन्ह है, तो घटाएंगे तो दोनों क्या होंगे, अपने पास में अलग अलग चिन्ह के टुकड़े होंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस के तो 13x कर देंगे और माइनस के 11x कर देंगे, यानी प्लस के 13x में से माइनस 11x करते हैं तो अपने पास में प्लस के 2x बच जाते हैं, और माइनस 143 ये ऐसे कैसे। इस तरह से हमारे पास में 4 पद हो गए, x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब ये जो 4 पद बने इनमें भी हम क्या करेंगे, 2-2 के ऐसे जोड़े बना लेंगे, और इन दोनों में अपन क्या करेंगे, पहले कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, x निकल गया, x² में से x बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। प्लस की जगह प्लस, 13x में से ये x बाहर आ गया, तो बचा क्या अपने पास में 13, यानी कोष्टक में अपने पास में x प्लस 13 बच गया। उसके बाद माइनस 11 अपने यहाँ क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, यानी माइनस 11x माइनस 143 में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकल गया, यहाँ पर माइनस 11 निकल गया। अब यहाँ माइनस 11 तो कॉमन हो गया, माइनस 11x में से माइनस 11 यहाँ निकल गया, तो यहाँ क्या बचा,
x बच गया। फिर ये माइनस और ये माइनस गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस, और 11 का भाग अपन क्या करें 143 में दे रहे तो कितनी बार गया 13 बार। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ भी कोष्टक क्या गया x प्लस 13 हो गया। तो x प्लस 13 यहाँ भी हो गया और x प्लस 13 यहाँ भी हो गया, यानी दोनों कोष्टक कैसे होंगे x प्लस 13 यानी दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों कोष्टक एक जैसे। तो ये तो हो गया कॉमन, तो कॉमन कोष्टक को तो लिखेंगे एक बार, और इसके अलावा कोष्टक के पहले देखो एक तो यहाँ x आ रहा है, इसके पहले माइनस के 11 आ रहा है, इनको क्या करेंगे एक कोष्टक में लिखेंगे। तो x प्लस 13 ये तो कॉमन, और इसके अलावा अपने पास में x माइनस 11 दूसरा कोष्टक ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो कोष्टक हो गए हमारे पास में x प्लस 13 और x माइनस 11। अब क्या करेंगे अपन x प्लस 13 बराबर 0, ठीक है, पक्षांतर किया जैसे इसको, तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 13 हो गया, ठीक है। इसी तरह से x माइनस 11 इसको भी अपन क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, यानी x प्लस 13 बराबर 0 है, तो x पक्षांतर करने पर यहाँ पे क्या हो गया x बराबर माइनस के 13 हो गए। इसी तरह से अपन यहाँ देख रहे हैं x माइनस 11 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है अपने पास में x बराबर माइनस के 13 आ रहा है, क्या रहे माइनस 13 आ रहा है, लेकिन अपने को यहाँ ध्यान देना है कि ऋणात्मक मान ये क्या है कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे अग्राह्य लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस 13 क्या है कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए अपन को क्या है धनात्मक मान लेना पड़ेगा। x बराबर क्या हो गया अपने पास में 11 हो गया, यानी अपना कहने का मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक जिसको अपन ने क्या माना था x माना था, तो x का मान तो क्या गया अपने पास में 11 आ गया, और उसके बाद में अपन ने क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक इसको क्या मान रखा x प्लस 2 मान रखा। तो हम क्या करेंगे x प्लस 2, अब x की जगह तो 11 और प्लस 2 की जगह तो 11 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 13 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास में दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया 13 हो गया, यानी 11 के बाद में अपन आप देखते हैं तो 13 ही आती है विषम संख्या, 11 के बाद में जैसे 12 है 12 तो क्या होगी सम होगी, लेकिन 11 के बाद में 13 वापस क्या होगी विषम होगी। अब दूसरी शर्त के अनुसार अपन देखते हैं वापस 11 को 11 से गुणा कर, 11 को 11 से गुणा किया तो 11 11 121, और इसी तरह से 13 को भी वापस 13 से गुणा करो 100 गुण 70, और 100 गुण 70 में अपन क्या करते हैं 121 को जोड़ते हैं तो हमारे पास में वापस योग कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा, ठीक है ना। अपन क्या है कि उत्तर की जांच भी करके देख सकते हैं कि भाई हमारे पास में जैसे 11 और 13 दो विषम धनात्मक और क्रमागत ये 11 के बाद 13 ही आ रही, तो क्या 11 और 13 जो अपने पास में आंसर आए हैं तो अपन क्या करते हैं वापस वर्गों का योग कर दो, यानी 11 का भी वर्ग कर दीजिए और 13 का भी वर्ग कर दीजिए, और फिर उनके बाद में क्या करना उनका योग करना। तो योग करने पर अगर 290 आ जाता है इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने उत्तर की जांच करके भी देख लिया, तो हमारे जो आंसर है वो आंसर क्या हो गए 11 और 13, तो ये दो क्या हो गए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 11 और 13। अब आपको क्या करना वापस इसी प्रश्न को हल करना, HW में अपन क्या करेंगे पुनः इसी प्रश्न का दोहरान करना, ठीक है, इसी प्रश्न का दोहरान। लेकिन अपन क्या करेंगे इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके बाद बिना देखे इसी प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वीडियो पहले अच्छे तरीके से देखना, उसके बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। जिस तरह से अभी मैंने आपको ये प्रश्न बताया वैसे आपको भी क्या करना HW की कॉपी में बिना देखे फिर इसको हल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।